इनको क्लियर मेजोरिटी नहीं मिल रही कहीं पर भी। अब तोड़ फोड़ की राजनीति करने में एक्सपर्ट है, मगर कब तक तोड़ फोड़ करेंगे? क्योंकि पूरी दुनिया इनको देख रही है, पूरी दुनिया इन्हें फैशन बता रही है। अपने देश की तो बात छोड़िए, अपने देश को लोगों को जिस तरह से ये बदनाम कर रहे हैं, कोई खालिस्तानी, कोई आतंकवादी, कोई अर्बन नक्सल, और ये तो प्रधानमंत्री के शब्द है। प्रधानमंत्री के शब्दों का मैं क्या करूं? मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं जिस प्रकार की वो भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह से वो बातें करते हैं, जिस तरह से वो आक्रामक नहीं होता, वो होता है धमकाने वाला। नमस्कार, जय हिंद। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री दोबारा से बदल गए। जी हां, त्रिवेंद्र सिंह रावत बड़ी उठापटक के बीच में, और ये आज से नहीं, मतलब उनके कार्यकाल के समझ लीजिए पहला साल समाप्त भी नहीं हुआ था, तभी से ये चर्चाएं जोरों पे थी कि वे इस्तीफा देंगे, उन्हें हटा दिया जाएगा, ये मुख्यमंत्री बनेगा, वो मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन आज इन सब बातों पे विराम लग गया, और जो बात भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता आके बताते थे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, आज साफ हो गया कि इन्हें अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। ये कुर्सी इन्होंने क्यों गंवाई? आप देखिए कि पूरे देश की तस्वीर को देखिए और इस चीज को पहचानिए कि भारतीय जनता पार्टी जिस वक्त बहुत ही व्यस्त है, खास करके मोदी जी और अमित शाह 5 राज्यों में चुनाव हैं, और उसमें जिसे कहते हैं ये कैंपेनिंग करने में इतने व्यस्त है, उसके बीच में इन्होंने ये निर्णय ले लिया। 2 ऑब्जर्वर इन्होंने भेजे उत्तराखंड में, और जानते हैं ये 2 ऑब्जर्वर कब आए? जिस वक्त उत्तराखंड का बजट सेशन चल रहा था गैरसैंण, यानी कि ग्रीष्मकालीन राजधानी, समर कैपिटल में। अब जब वहां पे ये सब चल रहा था, तो उस समय जिस प्रकार से ये सारी चीजें हुई, रमन सिंह और दुष्यंत गौतम, इनके जो 2 ऑब्जर्वर्स थे, वे आए और उन्होंने देहरादून में मीटिंग करी, जो इनके कोर कमेटी है या जो भी कमेटी रही होगी उनके साथ, और ऐसा निर्णय लिया कि वहां पे सेशन को ठीक प्रकार से कंप्लीट भी नहीं किया गया, उसको एडजर्न कर दिया गया सिने डाई। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री को दौड़ना पड़ा देहरादून, जी हां, उसके बाद दिल्ली, उसके बाद आए खाली हाथ। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा हुआ जो उन पर असर कर गया, पर उस पर मैं बाद में आऊंगी। मैं आपको बताना चाहती हूं कि ये अगर भारतीय जनता पार्टी को ऐसा करना पड़ा है, तो इसके बारे में भी तो समझिए कि क्या हुआ है। भारतीय जनता पार्टी देख रही है कि पूरे देश में जहां जहां चुनाव है, वहां वहां ये दिक्कतों में है। कौन सी दिक्कत है? कहीं पर भी इनको क्लियर मेजोरिटी नहीं मिल रही, कहीं पर भी। अब तोड़ फोड़ की राजनीति करने में एक्सपर्ट है, मगर कब तक तोड़ फोड़ करेंगे? क्योंकि पूरी दुनिया इनको देख रही है, पूरी दुनिया इन्हें फैशन बता रही है। अपने देश की तो बात छोड़िए, अपने देश को लोगों को जिस तरह से ये बदनाम कर रहे हैं, कोई खालिस्तानी, कोई आतंकवादी, कोई अर्बन नक्सल, और ये तो प्रधानमंत्री के शब्द है। प्रधानमंत्री के शब्दों का मैं क्या करूं? मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं जिस प्रकार की वो भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह से वो बातें करते हैं, जिस तरह से वो आक्रामक नहीं होता, वो होता है धमकाने वाला। मतलब दीदी, आपने सुना ना ये जिस तरह से वो करते हैं। फिर वहां पे आपने देखा कि मिथुन चक्रवर्ती को वो लेके आए किस प्रकार से, मतलब एक पार्टी को तोड़कर आप लोगों को ला रहे हैं, फिर भी आप डरे हुए हैं कि आप सरकारें नहीं बना सकते। अभी तक आपको याद है, मैं थोड़ा पीछे ले जाना चाहती हूँ, 2014 में, थोड़ा नहीं काफी पीछे, इन्होंने ही कहा था हम भारत को कांग्रेस मुक्त कर देंगे। कर पाए क्या? और कांग्रेस मुक्त करते करते ये भाजपा जो है वो कांग्रेस युक्त भाजपा बन गई, और आज देखिए कि क्या इनकी स्थिति हो गई है। मैं आपको बता दूं कि न केवल ये मोदी जी और अमित शाह, न केवल 2 और गुजराती, अडानी और अंबानी की वजह से हमें 1947 पे ले जाकर वापस पटक देंगे, जहां से हमें मेहनत करके दोबारा अपनी जो जर्नी है उसको शुरुआत करनी पड़ेगी, मगर हम कर लेंगे। इन्हें हटने तो दें, एक बार हट जाए उसके बाद। लेकिन मोदी जी एक और चीज कर रहे हैं, वो केवल 2024 के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि उन्हें वो सत्ता प्यारी है जिस कुर्सी पर वो विराजमान है, तो उस सत्ता के लिए वो कुछ भी करेंगे। अभी तक ये हो रहा था कि कांग्रेस युक्त भाजपा बनाकर या कांग्रेस की सरकारों को, लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकारों को तोड़कर
ये अपनी सरकारें बना रहे थे, लेकिन अब ये समझ गए हैं कि इनका पीक हो चुका है। और मैं तो हमेशा से कहती हूँ जो जितनी तेजी से उठेगा वो उतनी तेजी से गिरेगा। मैं तो ये सोच रही थी कि शायद 2019 में ही कहानी खत्म हो जाएगी, लेकिन लोगों ने इन्हें प्रचंड बहुमत दिया। अब उसमें मैं ईवीएम को जरूर से दोषी भी ठहराऊंगी, लेकिन अब आप देख लीजिए कि किस प्रकार से जो है आप देख रहे हैं किस तरह से ये मतलब ये भगवान जी के नाम वाले ये ट्रोल आर्मी है। इनकी भाषा देखिए, तू होगा बे, बोलूं तुझे यही, समझा? आप देखिए कैसी मिर्ची लगी है। मुझे तो बहुत मजे आ रहे हैं भाई, इनकी गालियां निकालवानी चाहिए। आज सालों तुम कितनी गाली देना चाहते हो, दो ना गाली। आज तो तुम्हारा चाल चरित्र चेहरा दिख गया, आज तो दिख गया कि तुम कितने कमजोर हो। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चींटी भी नहीं है, कीड़े मकोड़े नहीं, बैक्टीरिया है, वायरस है, और उनको कुछ नहीं समझता उनका केंद्रीय नेतृत्व, उनके नेता उन्हें कुछ नहीं समझते, क्योंकि इनके अंदर कोई क्षमता नहीं है। और ये जो चीटियां है ना, जो ट्रोल आर्मी बन के घूम रहे हैं, ये जो गाली दे रहे हैं, मैं गाली दे सकती हूँ ये वाली, बस ये है कि मैं इस लेवल पे क्यों जाऊं, लेकिन जब जरूरी होगा तो दूंगी सालों तुमको, समझा? समझा? अपने नाम के आगे से बिष्ट हटा ले। तेरे पूर्वज यहां भाग कर आए होंगे, याद रखना, छुपने के लिए, क्योंकि तेरे पूर्वज अपने आप को बचा नहीं पाए थे मुगलों से, भूल मत। क्योंकि जो मजबूत लोग हैं वो जानते हैं वो आज भी आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर मजबूती थी। वो आए थे एक समय के लिए और उसके बाद आगे बढ़े। खैर, अब देखिए कि ईवीएम में गड़बड़ी करके मोदी जी चले तो आए, मोदी जी ने भ्रमित तो कर दिया, लेकिन आज मोदी जी खुद भी देख रहे हैं, उम्र के उस पड़ाव में है जहां जुबान फिसलती भी है उनकी। उस प्रकार से उनकी बॉडी लैंग्वेज भी देखो कि कैसी होती है। वो उस तरह से चीजों को कर भी नहीं पाते जिस प्रकार से वो शुरुआत में कह रहे थे, जिस तरह के वो भाषण देते थे उस तरह की भाषण भी नहीं दे पा रहे ना। लोग उनके भाषणों से अट्रैक्ट हो रहे, क्योंकि अब लोग जानते हैं कि इतने बड़े झूठे हैं, इतनी मक्कारी हम देख चुके हैं भारतीय जनता पार्टी की। मोदी जी के एक एक भाषण का झूठ हम दे चुके हैं। और देखिए शास्त्री जी, बिल्कुल आपने कितनी बढ़िया बात करी, जय श्री राधे कृष्ण, जय सिया राम। वो दिन फिर आएंगे जब हम जय सिया राम कहेंगे, वो दिन फिर आएंगे जब हम कहेंगे जय राधे कृष्णा। और मैं आपको अब जो बता रही थी वो ये था, थोड़ा भटक गई थी, दिख जाते ना ट्रोल तो मजे आते हैं उनको मिर्ची लगते हुए देखकर। पर मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी अपनी जमीन उखड़ते हुए देख रही, किस प्रकार से दीदी ने इनकी हालत करी हुई है बंगाल में, जिस प्रकार से तमिलनाडु में इनकी सरकार नहीं आने वाली, जिस प्रकार से कर्नाटक केरला में तो बिल्कुल ही नहीं आने वाली, पुडुचेरी में इन्होंने सरकार गिराई जरूर है मगर वहां पे भी कांग्रेस वापस आएगी। असम के लोग इन्हें पहचान गए हैं, वहां कांग्रेस पीछे आएगी। अब देखो कि किस प्रकार से जब हम बात करते हैं इन लोगों की तो ये देख रहे हैं कि अब हमने जो किया था, हमने कहा था कि लोगों को भ्रमित करके इनके वोट ले लेंगे, वोट इनको मिले भी, लेकिन उसके बाद इन्होंने क्या किया, ईवीएम पे भी खेल किया और लोगों के वोट भी लिए। दोनों चीजें हुई। मैं ये मानती हूं कि बहुत सारे लोगों ने इन्हें वोट दिया भी, लेकिन उसके बाद देखिए कि क्या हुआ कि किस प्रकार से इन्होंने कांग्रेस पार्टी की सरकारों को तोड़ तोड़कर अपनी सरकार बनाई। लेकिन अब देखो आपकी इनके साथ क्या हो रहा है। अब ये जानते हैं कि भाई सरकारों को तोड़ने में बड़ी दिक्कत आती है, इतना आसान भी नहीं होगा, क्योंकि अब इनकी रेपुटेशन बन रही है। ये आए थे ना ये दिखाते हुए वी आर अ पार्टी विद अ डिफरेंस, मगर इतने स्कैम्स निकल के आएंगे जिस दिन ये कुर्सी से हटेंगे, जिस दिन अमित शाह और मोदी जी कुर्सी से उतरेंगे ना, उस दिन देखिएगा कि कितने स्कैम बाहर निकल के आते हैं, क्योंकि अभी तो छुपा रखा। इन्होंने पीएम केयर्स फंड में चाइना से पैसे लिए। ये कांग्रेस के ऊपर तमाम तरह के दोष लगाते हैं, लेकिन पैसे जो हैं वो इन्होंने लिए हैं। इनका समझौता है चीनियों के साथ, और ये देख रहे हैं कि इनके खिलाफ एक जो सेंटिमेंट है वो बन रहा है। और अब इन्होंने देखा कि उत्तराखंड में इन्होंने 4 साल क्यों रखा इनको और अब क्यों हटाया, क्योंकि ये देख रहे हैं कि चीजें संभल नहीं पा रही, तो इनको अब मजबूरी के तौर पर हटाना पड़ रहा है त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाया गया है। लेकिन ये भी समझिए कि अहंकार में डूबे हुए मोदी जी, अहंकार में डूबे हुए अमित शाह, लेकिन उनका रोल थोड़ा कम है, मोदी जी का ज्यादा है अहंकारी में और तानाशाही में।
और उन्होंने जब ये डिसाइड कर लिया था कि प्रचारकों को की टीम को, प्रचारकों की टोली को वो जगह जगह मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो वो ये नहीं समझ पाए कि लोगों से उनका जुड़ाव नहीं हो पाएगा और केवल उनके नाम से सरकारें नहीं चलती जाएंगी। और वो ये भी नहीं समझ पाए कि जिन लोगों को वो कांग्रेस से लेके गए थे, एक दिन वो उनको तोड़ डालेंगे, क्योंकि आइडियोलॉजी यानी कि विचारधारा तो हमेशा इंसान की एक बन जाती है। और जो कई सालों तक कांग्रेस पार्टी में रहा, वो संघी विचारधारा को कैसे मानेगा? हो सकता है उसको हिस्ट्री ना पता हो संघियों की, लेकिन जब वहां जाता है और ज्यादा पता चलता है तो किस प्रकार से वो पीछे हटेगा। कहीं ना कहीं उसे लगेगा ये मैंने क्या किया। लेकिन हाँ, ये होता है कि भाई मेरे पास सत्ता है, मैं नेता हूं, मैं मंत्री हूं, मैं विधायक हूं, वगैरह वगैरह। अब देखिए, कांग्रेस पार्टी से तोड़कर ये लेके गए, जगह जगह तोड़ा। अब ये समझ गए कि इतने राज्यों में हमें इतनी मुश्किल हो रही है, अब ऐसा ना हो कि कहीं पे उत्तराखंड में भी हमारे को एक और नई दिक्कत हो जाए। इसलिए इन्होंने अफरा तफरी में इन्होंने मीटिंग बुलाई देहरादून में, जिस वक्त बजट सेशन चल रहा था गैरसैंण में, और वहां से भागे भागे आए मुख्यमंत्री और फिर भी अपनी कुर्सी को नहीं बचा पाए। मुख्यमंत्री के बारे में एक और बात बता दूं, पिछले 4 सालों में मैं देख रही हूं कि 1 साल कंप्लीट भी नहीं हुए थे जब ये चर्चाएं शुरू हो गई थी कि इन्हें हटाया जाएगा, और ये भाग भाग के दौड़ कर जा रहे थे अपने केंद्रीय नेतृत्व को समझाने के लिए। इनका प्लस ये था कि ये आरएसएस से जुड़े हुए हैं, तो क्योंकि ये संघ से जुड़े हुए थे इसलिए एक पक्ष ये था, और दूसरा पक्ष था कि मोदी जी ने जैसे किसान कानूनों को देखिए, उन्होंने क्या कहा कि अब मैं पीछे नहीं लूंगा। किसानों को उन्होंने कृषि मंत्री ने मीटिंग में क्या कहा? यही तो कहा है कि भाई जो बदलाव करने बता दो, हम सब बदलाव कर लेते हैं, लेकिन हम कानून वापस नहीं लेंगे। क्यों? अगर नरेंद्र तोमर का बस चलता तो कहते भाई कानून वापस ले लेते हैं, दोबारा स्टार्ट करते हैं। लेकिन ये जो मोदी जी का अहंकार है, उसकी वजह से ये पीछे नहीं हट पा रहे। आप समझ गए? तो अब क्या हो गया है कि इतनी मीडिया चैनल्स को इन्होंने खरीद लिया, इतने भक्त ट्रोल इन्होंने बना लिए, बीजेपी की आईटी सेल इतना झूठ बोल पाई, इतने नेताओं को तोड़ा इन्होंने दूसरी पार्टियों से, फिर भी अब ये देख रहे हैं कि इनका जो इमेज है वो ध्वस्त हो गया है। इनको तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं, इनको तमाम तरह की बातें पूरी दुनिया में लोग कह रहे हैं, और जिस प्रकार से ये हर स्टेट से अपनी जमीन खोते हुए जा रहे थे। और देखिए, एक चीज को याद रखिए, आप भी अपने जीवन में याद रखिए, कभी भी किसी का नुकसान पहुंचाने जाएंगे तो नुकसान आपका होगा। अगर आप कहेंगे कि भारत को हम कांग्रेस मुक्त कर देंगे, तो ये भूल गए, इन्होंने अपना अहंकार दिखा दिया और खत्म ये होंगे। और मुझे बड़ी खुशी है कि अमित शाह और मोदी जो है वो भारतीय जनता पार्टी में है, और मुझे बड़ी खुशी है कि आडवाणी जी के जो पाप थे ना, जो उन्होंने देश को विभाजित किया धर्म की राजनीति करके, उसी को आगे बढ़ाया इन लोगों ने। और इन्होंने जो आगे बढ़ाया है, आज आडवाणी जी देख रहे हैं अपनी आंखों से। मुझे बड़ी खुशी होती है देखकर कि उनको जिस जगह पे पटक दिया इन लोगों ने, वहां से बैठकर वो देख रहे हैं कि मेरे ही बनाए हुए हैं ये, और मेरे ही बनाए हुए लोग क्या कर रहे हैं। ये देश जो है नफरत से, विभाजन से नहीं चलता। ये देश प्यार, मोहब्बत और भाईचारे के अलावा किसी चीज से नहीं चलता। अभी आपने देखा था ना, मैं अभी जो एक कमेंट मैंने देखा था अभद्र भाषा वाला, भाई ये आप ऐसी अभद्र भाषा ऐसे बुलवा कर, अरे हम भी बोल सकते हैं, मैं तो इससे भी खराब भाषा वाले अब जो अपशब्द है वो सीख गई हूं। मैं बता रही हूं, मतलब मैं बोल सकती हूं अब बड़े आराम से, लेकिन हाँ, कुछ डेकोरम मेंटेन करते हुए मैं नहीं बोल रही हूं, लेकिन इन ऐसे लोगों को मैं बोल भी सकती हूँ। अब देखिए, इन्होंने जो नफरत के बीज बोए हैं, अब ये उसकी फसल काट रहे हैं। जो कांग्रेसी धड़ा लेके गए, वो कांग्रेसी धड़ा कभी इनका नहीं होगा। उनको जब अब उनका गला घोट के आपने काम तो करा लिया, उन्होंने भी कर लिया भाई, उनको मंत्री पद मिल गया। भाई मैं अगर उत्तराखंड की बताऊं तो 11 विधायक जो है इनके कांग्रेस से गए थे, और उनमें से 5 जो है वो मंत्री बने बैठे हैं। तो 12 मंत्री होते हैं यहाँ पर, उनमें से 1 सीट खाली और 5 जो है वो कांग्रेसी जो भाजपा में गए। तो आप समझ रहे हैं, तो इनकी अपनी जमीन खो रही है। आज मैं अभी एक प्रोग्राम पे थी, वहां पर देखिए किस प्रकार से एक विधायक जी है ठुकराल, वो कहते हैं, राजकुमार ठुकराल है उनका नाम, रुद्रपुर से, वो कहते हैं कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, तो हम डेमोक्रेटिक तरीके से अपना नेता चुनते हैं, और जो हमारा हाईकमांड बताता है हम उसी को चुनते हैं। तो हाईकमांड बताता तो डेमोक्रेसी कहां से आ गई? मतलब लोकतांत्रिक कहां हो? जो उन्होंने कहा वही करा। तो हमारे यहाँ पपेट वाली सरकार चल रही थी, और पपेट वाली सरकार जो है
अभी गई नहीं है, अभी एक गई है, अब दूसरी आ जाएगी, क्योंकि उनकी जगह नाम चल रहे हैं और इनके धड़े देखिए कितने। मैं आपको निशंक जी के बारे में बताऊं कि निशंक जी मुख्यमंत्री जब बने थे पिछले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में, तो पहले खंडूरी जी बने, फिर खंडूरी जी को हटा के निशंक जी को बनाया गया, फिर निशंक जी को हटाकर दोबारा से खंडूरी जी को बनाया गया और तब कहा गया खंडूरी है जरूरी। और क्यों किया गया? क्योंकि निशंक जी के ऊपर बहुत सारे भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। आज के मुख्यमंत्री के ऊपर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और उनके जो एडवाइजर है, इंडस्ट्रियल एडवाइजर पवार, उनके ऊपर तो यहां तक के जो आरोप है वो लगे हैं कि सोशल म्यूचुअल बेनिफिट कंपनी नाम की एक कंपनी है जिसमें वो डायरेक्टर थे। अब उनकी पत्नी और उनके भाई देवेंद्र सिंह पवार डायरेक्टर हैं और आरबीआई ने रिपोर्ट दी है कि उसमें 200 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, मनी लॉन्ड्रिंग। अभी एक्शन नहीं लिया क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी वाले हैं ना, लेकिन आरबीआई की रिपोर्ट आई है तो ये विधानसभा के पटल पे कांग्रेस पार्टी के एमएलए विधायक काजी निजामुद्दीन जो मंगलौर से हैं वो रख चुके हैं इस बात को। अब देखिए कि मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि बजट सेशन में बजट पेश किया मुख्यमंत्री ने, बजट सेशन के बीच में भाग खड़े हुए मुख्यमंत्री, है ना। ये तो पार्टी विद द डिफरेंस ही। अब कांग्रेस पार्टी से तो आप इनको कंपेयर कर नहीं सकते क्योंकि तो बहुत दूध के धुले थे, ये तो राजा हरिश्चंद्र थे, ये तो गंगा में नहा कर निकले हुए थे। मगर देख लीजिए आप, इनके कर्मकार बोर्ड में 400 करोड़ का घोटाला, 717 परिवार जो हैं, 108 कर्मी, उनको नौकरी से हाथ धोना पड़ा। क्यों? क्योंकि इन्होंने डिसाइड कर लिया कि हम प्रोसीजर अलग कर देंगे और अलग तरह से जो है हम टेंडर कर देंगे, पहले कॉन्ट्रैक्चुअल फिर टेंडर। तो वो जो लोग थे जिन्होंने 10-10, 11-11 साल काम किया, वो नौकरी से हाथ धो बैठे। और सोचिए, जो अगर 35 साल की उम्र में जिसने ज्वाइन किया और वो अगर 46 या 47 साल का हो गया, वो कहां जाएगा? उसको दूसरी नौकरी मिलेगी। या 40 साल की उम्र में गया और 51 साल का हो गया, उसको दूसरी नौकरी मिलेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा सामने आ गया तब जब महिलाओं के प्रति इनकी असंवेदनशीलता सामने दिख गई। सबसे पहले आपको पता है कि संघियों के पास प्रचारक होते हैं, सुना ना आपने, आरएसएस के प्रचारक होते हैं। ये भी प्रचारक थे हमारे मुख्यमंत्री, वो जो खट्टर है वो भी प्रचारक थे। मगर यहाँ पे एक और प्रचारक थे, संजय कुमार उनका नाम था, संगठन महामंत्री। और एक महिला ने यौन शोषण का आरोप लगाया था उन पर। महेश नेगी इनका विधायक है, उसके ऊपर यौन शोषण ही नहीं, एक बच्ची के जैविक पिता होने का आरोप है। ये तो महिलाओं के प्रति इनका नजरिया है। अब मैं बता दूं आपको कि संघ में महिला प्रचारक नहीं होती। क्यों नहीं होती होंगी? सोचिए जरा, क्यों नहीं होती होंगी भाई? महिला प्रचारक भी रख दो, है ना। लेकिन ये क्यों रखेंगे महिला प्रचारक? अब सुनिए कि क्या हुआ। अब इतने सारे ये जो मैटर्स हुए, इसमें एक मैटर मैं अपने मुख्यमंत्री का बताती हूँ। मुख्यमंत्री तो मेरे भाई सरकार कोई भारतीय जनता पार्टी की है, मगर भारतीय जनता पार्टी की मिल्कियत नहीं है ये सरकार। ये सरकार उत्तराखंड के एक एक व्यक्ति की है, उत्तराखंड के एक एक नागरिक की है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को काम करने की जरूरत है उस सरकार के लिए जो उनके दल ने बनाया। लेकिन किनके लिए काम करने की जरूरत है? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से ज्यादा उन्हें काम करने की जरूरत है उन लोगों के लिए जिन्होंने उन्हें वोट भी नहीं दिया। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब मैं आपको बताती हूँ एक मीटिंग में किस प्रकार से एक टीचर थे, विधवा, उत्तरा पंत बहुगुणा, उनको ऐसे झाड़ लगाई, ऐसी बदतमीजी करी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने कि मतलब शर्म से सर झुक गया कि महिलाओं के बलिदानों से बने राज्य में, महिलाओं के बलिदानों से बने राज्य में महिला मुख्यमंत्री तो ये पार्टी दे नहीं पाई क्योंकि महिलाओं से इन्हें नफरत है और इसीलिए ये ढंग से सत्ता संभाल नहीं पाते। और जितने मुख्यमंत्री इन्होंने दिए हैं ना, उतने कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिए। अगर आप कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री देखेंगे नाम, तो एक नारायण दत्त तिवारी हैं, दूसरे हरीश रावत हैं और तीसरे विजय बहुगुणा, जिनको तोड़कर ये लेके गए हैं। आप समझ गए? तो जितने मुख्यमंत्री इन्होंने दिए हैं वो कहीं ज्यादा स्वामी जी, कोश्यारी जी, खंडूरी जी, निशंक जी, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी और खंडूरी जी 2 बार, हाँ,
त्रिवेंद्र सिंह रावत जी और अब एक और, तो मतलब अब तो 7वां मुख्यमंत्री आएगा इनका। तो आप समझ गए, तो ये मुख्यमंत्री देने के लायक नहीं है। इस राज्य को अब तक 10 मुख्यमंत्री मिले हैं, जिसमें से 7 मुख्यमंत्री इन्होंने दिया। और इन्होंने जब महिलाओं के साथ अभद्रता की, तो मैं आपको बता दूं कि उपनल कर्मी हो, जब भी कोई इनसे गुहार लगाता था, उनसे बात करने की मतलब इच्छा तो होती ही नहीं थी मुख्यमंत्री को, क्योंकि वो सोचते थे मैं राजा बन गया, मुख्यमंत्री बन गया तो किसी की नहीं सुनूंगा, और ये मेरी प्रजा है, इनको सुनना पड़ेगा, इनको प्रताड़ित करूंगा। अरे अंग्रेज हो क्या, अंग्रेज की सरकार हो क्या, सुननी पड़ेगी ना। नहीं सुनोगे तो जनता की आवाज जो है वो बुलंद होती है, और जनता की वजह से आज इनको हटाया गया। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने अगले चुनाव के पहले 1 साल पहले हार मान ली है, हार मान ली इन्होंने। ये जानते हैं कि ये राज्य को नहीं संभाल पाए, ये जानते हैं कि ये शासन करना जानते नहीं है। वरना आप मुझे बताइए कि 10-10 मुख्यमंत्री जिस राज्य में हुए हों, उसमें 3 मुख्यमंत्री, केवल 3 मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी ने दिए, 7 इन्होंने दिए, 7। और करीबन 10-10 साल आप समझ लीजिए दोनों ने राज किया। तो इसका क्या मतलब हुआ आप समझ सकते हैं। अब मैं एक और आपको बात बताना चाहती हूं कि किस प्रकार से 108 की जो महिला कर्मी थी, जब वे धरना प्रदर्शन कर रही थी परेड ग्राउंड पे, धरना स्थल पे, उनके लिए टॉयलेट की फैसिलिटीज नहीं, उनके लिए पानी की फैसिलिटीज नहीं, और डंडे मार के उनको भी जेल परिसर में ले जाके बंद कर दिया गया था। मैंने वहां से लाइव किया था, वहां जाकर, वहां पत्रकार तक नहीं गए थे। पत्रकारों को भी शर्म आनी चाहिए कि उस समय ये क्यों नहीं गए, क्योंकि ये लोग गरीब हैं, क्योंकि इनकी तनख्वाहें 8,000 है, 9,000 है, इसलिए नहीं गया। कितनी बेशर्मी जो है हम देख रहे हैं पत्रकारों की तरफ से। और पत्रकारों को मैं ब्लेम करती हूँ, क्योंकि देश उनका है। केवल उनका काम ये नहीं है कि अगर जो सरकार है उन पर दबाव बना रही है तो वो बोलेंगे नहीं, बोलना तो चाहिए, नहीं बोल पाए। लेकिन अब देखिए कि मैंने महेश नेगी का प्रकरण बताया ना कि किस प्रकार से, आज मैं बताऊं, कांग्रेस पार्टी में हरक सिंह रावत थे, उनके ऊपर एक महिला के शोषण का आरोप लगा था। उस वक्त उन्होंने विधानसभा के पटल से अपना इस्तीफा दे दिया था। रोहित धोबी थे, खूब कांग्रेस पार्टी में थे, और अब मुझे नहीं पता कि कौन सी पार्टी में होंगे, आएंगे यहाँ वहीं रहेंगे या जो भी करेंगे। लेकिन इनके महेश नेगी को ये बचा रहे हैं। इनके जो प्रदेश अध्यक्ष है बंसीधर भगत, उन्होंने, जानते हैं, एक महिला नेत्री इंदिरा हृदयेश के लिए कहा, बुढ़िया ये बता तेरे संपर्क में कोई क्यों रहेगा। आप समझ रहे हैं ना, अगर जवान होगी तब तेरे संपर्क में रहेंगे। तो यही तो है इनका चाल चरित्र चल रहा है, इन्होंने खुद ही बता दिया था। और अब ये बता रहे हैं कि हम संभाल नहीं पाए। आज सबके मुंह जो है ना गोल गप्पों की तरह गप ऐसे हो रखे, बिल्कुल सब। मतलब अगर आप उस पे देख लेते ना, जहां पे वो बैठे हुए थे जब अनाउंसमेंट करी, इन्होंने अपना बताया कि मैंने इस्तीफा दिया, सब ऐसा लग रहा है गोलगप्पे बैठे हुए, गोलगप्पे। और जिनसे वो टीवी वाले बात कर रहे हैं, वहां पे भी ऐसे लग रहा है जैसे मुंह के अंदर हवा भरी हुई है, गोलगप्पे बोल रहे हैं। खैर, अब आप देखिए इसके बाद इतनी सारी इन्होंने चीजें करी। महिलाओं का एक अपमान जो इन्होंने किया, जो हम सपने में नहीं सोच सकते थे, वो क्या था, जो 1.5 लेन की का जो मार्ग है वो बनाने के लिए कुछ लोग जो है वो जिसे कहते हैं आंदोलनरत थे, और फिर वो गैरसैंण की तरफ जब चले तो उनके ऊपर लाठियां भांजी गई। उसमें महिलाएं जो है, बूढ़ी बूढ़ी महिलाएं गिर गई। मतलब अगर आप देखते ना, डॉल्स की तरह वो गिर रहे थे, खिलौनों की तरह, जैसे कोई है ही नहीं, वो उनकी कोई इज्जत नहीं है। इस सरकार ने ऐसा अपमान किया है हमारी महिलाओं को। और मैं आपको एक और बात अवश्य कहना चाहती हूँ कि इस राज्य को बनाने में जो महिलाओं का योगदान है, उसमें सुशीला बलूनी जी का एक बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने जो सबसे बड़ी गलती करी, भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। उन्हें मुख्यमंत्री बनना चाहिए था, मगर भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया। और आपको इनका महिला विरोधी चेहरा फिर बताती हूँ। देखिए, गौरा देवी जो हैं, वो उन्होंने चिपको आंदोलन शुरू किया था, सुंदरलाल बहुगुणा जी के भी पहले, और वो रेणी गांव में रहती थी। रेणी गांव कौन सा गांव है? वही गांव जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ, जो अभी ऋषि गंगा में आपदा आई थी, ऋषि गंगा और धौली गंगा वाली आपदा में रेणी गांव
पे। और आपको बता दूं कि जब ये कंपनी ने प्रोजेक्ट शुरू किया था तो इन्होंने उस रास्ते को बंद कर दिया था जिस रास्ते से गौरा देवी जंगल में जाती थी। तब भी गौरा देवी के जो गांव के लोग हैं उन्होंने मना किया इन्हें कि आप ऐसा मत करिए, इस सड़क को बंद मत करिए, यहां से गौरा देवी जाती थी। तो एक हमारा हेरिटेज, हमारी संस्कृति का हिस्सा है वो, लेकिन इन्होंने नहीं सुना। आपने देखा ना कि भगवान ने हमें कैसी सजा दे दी और कितने लोग जो हैं उन्होंने अपने जीवन को, अपने प्राणों को त्याग दिया। और किस लिए? मतलब क्योंकि हमारी सरकार का अपना विजन नहीं है। अब मैं इसमें दूसरी बात आपको बताना चाहती हूँ कि पर्यावरण के पास रहने वाले लोगों को समझ में आना चाहिए कि हमें अपने पेड़ों को कैसे संभाल के रखना है, वन्य जीव जो है, जीव जंतु हैं, अपनी जैव विविधता जो है उसको कैसे बचा के रखना है, अपनी नदियों को कैसे बचा के रखना है, उसे कैसे साफ रखना है। हमारी जिम्मेदारी प्लेन में रहने वाले लोगों से कहीं ज्यादा है कि हम लोगों को जागरूक भी करें। लेकिन ये सरकार जो है वो गुजरात वालों के हिसाब से चल रही है। गुजरात वालों ने आके कह दिया कि नहीं जी यहाँ पे ये काम करो, तो इन्होंने कर दिया। उन्होंने आके कहा सड़क बना दो, 8 लेन सड़क बना दो, पहाड़ों को खोद दो। आपको मालूम है हम ऐसे पहाड़ों पे रहते हैं जो बहुत संवेदनशील है, यहाँ पे बहुत ज्यादा वो आता है भूचाल, लेकिन क्योंकि केंद्र ने कहा तो इन्होंने किया। तो इसका मतलब ये कौन सी सरकार है? ये रिमोट कंट्रोल से चलने वाली कठपुतली सरकार है। और अब जो मुख्यमंत्री आएंगे वो भी जो है वो टोटली कठपुतली वाली सरकार होगी। इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन आए, लेकिन जनता इनको पहचान गई है। मैं आपको बताती हूँ कैसे, और बताती हूँ। महिलाओं का बता दिया मैंने आपको अब मैं बताती हूँ जो हमारे पंडा पुरोहित है। केंद्र सरकार हर चीज पर कब्जा कर रही है, चीजों को बेच रही है ना। उत्तराखंड के पास कुछ भी नहीं है, हमारे पास कोई उद्योग भी नहीं है। तो उन्होंने इनको क्या निर्देश दिया कि एक देवस्थानम बोर्ड बनाओ और यहाँ के मंदिरों को आइडेंटिफाई करो। उन्होंने ही कर दिया होगा, और इनका अधिग्रहण कर लो। तो उसके खिलाफ हमारे पंडा पुरोहित जो है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त उनके केसेस चल रहे हैं। आपको बता दो हाई कोर्ट में एक मैटर में तो बल्कि वो हार भी गए, वो मैटर सुप्रीम कोर्ट में चला गया। अब इसका मतलब क्या? पूरा ब्राह्मण समाज इनके विरुद्ध खड़ा है। ये ब्राह्मण विरोधी सरकार भी है। मतलब आप अगर सोचेंगे कि ये समुदाय विरोधी है तो वो तो है ही, लेकिन और उत्तराखंड में कभी ऐसी बातें नहीं होती, लेकिन ये समुदाय विरोधी, ये बच्चों के विरोधी, ये जो छात्र विरोधी, ये महिला विरोधी, ये हरेक के विरोधी हैं। ये सिर्फ अहम में जीते हैं, अहंकार में जीते हैं, और इनमें केवल नेता जो है वो दिल्ली में बैठे हुए हैं। और जिस तरह की उनकी भाषा है, मतलब भगवान ना करे कि हमारे उत्तराखंड के बच्चे कभी ऐसी भाषा सीखे। हमने देखा है कि ट्रोल आर्मी में बहुत सारे लोग ऐसी भाषा इस्तेमाल करें, लेकिन अब आप देखिए कि किस प्रकार से इन्होंने हमारे राज्य में बेरोजगारी को चरम पे लाके रख दिया। पलायन करके जो लोग गए थे जब कोरोना काल में वापस आए, ये कहते हैं हमने राशन बांटा। भाई तुमने राशन बांटा तो हमसे लोग क्यों कह रहे थे कि इस जगह पे